डीके राठी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ 16 अक्टूबर 2022 का यूपी पेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस। जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस है उसकी मैंने अलग से वीडियो दी हुई है, उसे आप देख लीजिए। आज जो बाकी बचे हुए 50 क्वेश्चंस हैं जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी शामिल है, वह मैं आपको कराने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ दे रखा है हिंदी का, उसे आपको पढ़ना है और उसके आधार पर आपको क्वेश्चन करने हैं। हालांकि मैंने ये प्रयास किया है कि आप लोगों को जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके हिंदी के, तो वहां पर मैं इस पैराग्राफ को प्रोवाइड कराता रहूंगा ताकि आप आंसर को किस जगह उपलब्ध है ये देखते रहें। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दे रखा है, नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो उत्तर होगा पहला वाला। जैसे आप देख रहे हैं कि लोगों के शिक्षित हो जाने पर लोग वोट के लिए किए गए झूठे वादों को पूरा करने के लिए दबाव डालेंगे। और ये पैराग्राफ में कहाँ दे रखा है ये देखिए। जैसे यहाँ पर है, सबसे नीचे की तरफ देखिए कि ये पैराग्राफ में लास्ट में अच्छी तरह समझते हैं कि मुफ्त की चीज़ों के लालच में जनता उनको वोट दे देगी। वह कभी नहीं चाहेंगे लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आज़ादी के पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो हमारा उत्तर जो है वो होगा चौथा। आज़ादी के पूर्व के नेता देश की सेवा के लिए राजनीति में आते थे। ये कहाँ पर है पैराग्राफ के अंदर, ये देखिए। जैसे यहाँ पर है, पुराने समय में जो लोग देश की सेवा करना चाहते थे वही राजनीति में आते थे। अपनी भविष्य की चिंता छोड़कर देश की निस्वार्थ सेवा में लग जाते थे। तो करेक्ट आंसर हमारा पैराग्राफ में इस आधार पर है। अगला जो क्वेश्चन है यह है, यह नेता येन केन प्राक्रेण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते थे। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा होगा? तो जैसे आप जानते हैं इनका उद्देश्य क्या है नेताओं का, वह है सत्ता प्राप्त करना। तो जनता के द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना, क्योंकि सत्ता प्राप्त करने के लिए चुने जाना जरूरी है। ये किस जगह पे दे रखा है? यहाँ पर देखिए आप, देखिए येन केन प्रकरण सामदंड भेद नीति का प्रयोग करें अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। गंतव्य कहां पर दे रखा है? देखिए ऊपर दे रखा, सत्ता में आने के लिए लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं, गर्जना की जाती है, तिकड़म और छल के झूठे वादे धोखे की कस्में खाई जाती हैं। तो यह आंसर इसलिए। अगला क्वेश्चन है, अगला दे रखा, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? सबसे सही उत्तर कौन सा होगा? तो चौथा उत्तर होगा, चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीजें देने का वायदा करते हैं। ऊपर देखिए, यह अच्छी तरह समझते हैं कि मुफ्त की चीजों का लालच में जनता उनको वोट दे देगी। तो करेक्ट आंसर हो गया। अगला विकल्प दे रखा है, नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा होगा? तो पार्टी बदलने के पीछे विचार क्या है? स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना। तो अगर ये आप पैराग्राफ नहीं भी पढ़ेंगे ऊपर का तो भी आपको उत्तर मिल जाएगा। अब दूसरा पैराग्राफ दे रखा, अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विचारों का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व है। मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना। आगे भी जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उनको भी मैं इसी तरीके से कराता चलूंगा कि ये पैराग्राफ का वो हिस्सा आपको वहां दिखाई देता हुआ चलेगा। यहाँ क्वेश्चन है, हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? तो हमारा सही उत्तर जो है वो होगा, जब क्रोध ईर्ष्या, ऊपर देखिए, जब क्रोध ईर्ष्या शोक चिंता भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। तो ये किस जगह दे रखा है? यहाँ पर देखिए, हमारा जीवन निराशा के अंधकार से भर जाएगा। कब भर जाएगा? यदि हम स्वयं या अपने बनने वाले विचार पर सच्चा विश्वास करते हैं। ऊपर देखिए,
इसके विपरीत निराशा और चिंता के विचार जीवन में दुर्घटनाओं को अपनी ओर खींचते हैं, इसीलिए हमारा जीवन निराशा और अंधकार से भर जाएगा। ये जो ऊपर दे रखा क्रोध, ईर्ष्या, शोक, चिंता, भय आदि, जब आप आगे की तरफ पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। यहाँ पर देखेंगे जैसे क्रोध, शोक, चिरकालीन ईर्ष्या, गहरी चिंता आदि के भाव सदा घातक होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तर होगा सी, हमारे मन मस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा पूरित होना चाहिए। यहां भी दे रखा है देखिए कि यहां पर ऊपर विचारों का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है। हमें जैसे विचार करते हैं उसी प्रकार की घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यदि हम उत्साह और आनंद के विचारों में रहते हैं, जीवन में अच्छी घटनाओं को आकर्षित करने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? उत्तर होगा अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान लगाकर रचनात्मक विचारों के द्वारा। यहां पर देखिए कहां दे रखा है दुर्भाग्य, ये लिखा हुआ, दुर्भाग्य से सौभाग्य में बदल सकते हैं। तो यहां ऊपर क्या हो गया, आज हम यदि इन विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दें तो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, क्योंकि ऊपर सारा यही दे रखा है कि रचनात्मक भाव, लंबे समय तक इनके अभ्यास द्वारा निरोगता, समृद्धि, सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक होते हैं? तो बड़ा सरल सा उत्तर है, आशा, उत्फुल्लता। ये भी आप कहां पर पढ़ेंगे? तो रचनात्मक भाव ये दे रखे हैं, आदि भाव रचनात्मक होते हैं। कौन कौन से? आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंता, शांति, संतुष्टि आदि भाव रचनात्मक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? तो हमारा उत्तर क्या होगा, जब हम आशा, उत्फुल्लता, आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। तो ये पॉइंट हमारा हो ही गया। कार्य सिद्धि का वर्ड दे रखा, ये दे रखा, ये कार्य सिद्धि से बहुत सफलता। यदि आप आशा, उत्फुल्लता, आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत हैं तो कार्य सिद्धि में सफलता आपके पास है। तो यहाँ पर ये जो मैं आप लोगों को इसमें ऑनलाइन उपलब्ध करा रहा हूँ, इसमें यह है कि आप लोगों को ऐसा नहीं है कि बार बार जाकर पैराग्राफ पढ़ना पड़े। यहाँ मैं आपको, और जितने भी हमारे डायग्राम वाले क्वेश्चंस होंगे, चाहे रीजनिंग में होंगे, तो वो भी आप देखेंगे कि जहां जहां क्वेश्चन होंगे वहां आपको वो डायग्राम दोबारा दोबारा दिखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न तालिका में एक परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा अलग अलग 6 विषय में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाती है। आंकड़ों को सावधानी पूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये दे रखे हैं जैसे अंकित, ब्रिजेश से और गौतम लास्ट में, और यहाँ ये सब्जेक्ट दे रखे हैं इतिहास, गणित, अंग्रेजी, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, हिंदी, कंप्यूटर, और यहाँ पर नीचे उनके मार्क्स दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, इनको करते हुए चलना है। जैसे अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं? तो हमारे लिए इसका आंसर जो है वो होगा 89। अगला क्वेश्चन है, सभी 6 विषयों में एहन के द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? एहन यहाँ पर है, तो ये इसके अंक है जो इसने प्राप्त करें। अधिकतम अंक की संख्या, अंक कितने हैं? 150। तो मार्क्स जो हैं वो 150 में से दिए जा रहे हैं। तो सही आंसर होगा इसका 442, बी आंसर सही होगा। तीसरा हो गया, निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? तो हमारा उत्तर जो है वो होगा गणित। आप लोग ये जो साइड में आपको यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है, इसे देखते रहिए और बैठ के अपने आप इनके क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस खुद करेंगे तो ये दीर्घकालीन आपके दिमाग में भी रहेगा और ये याद भी रहेगा, और प्रैक्टिस होने से आप लोग इस विषय के अंदर और पारंगत भी हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? वही चार्ट देखिए, इधर की तरफ मैंने आपको वो चार्ट दे दिया। ऐसा ना हो बार बार आपको उस चार्ट को पलटना पड़े, तो यहाँ पर ये आपको लाभ होगा मेरे इस वीडियो लेक्चर से। तो कितने प्रतिशत रहेगा इसके अंदर ब्रिजेश के? तो उत्तर होगा 78%। अगला क्वेश्चन है, सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो उत्तर होगा 2। इधर देखते रहिए, जैसे मैंने कहा ना, इस चार्ट के ऊपर आप ध्यान रखिए और इस पे हिसाब लगाते रहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, देखिए
ये हो गया। निम्न तालिका को सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। ये तालिका दे रखी है जिसमें कार के प्रकार हैं A, B, C, D, E। ये कार के प्रकार हो गए और ये वर्ष हो गए उनकी बिक्री से संबंधित। तो ये आंकड़े दिए जा रहे हैं। पूर्व के वर्षों में एक्स कंपनी द्वारा निर्मित हजारों में 5 प्रकार की कारों का उल्लेख कर रखा है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछने। जैसे इसमें क्वेश्चन आ गया, वर्ष 2016 में 16 से 2021 तक का ए के उत्पादन, ए मतलब ये वाली कार के उत्पादन की अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत है? तो उत्तर होगा फोर्थ, यानी कि डी 10.87। अब ये क्वेश्चन है, पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है? इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम में, वो नीचे पढ़ते रहें, उसे मैं बोल नहीं रहा हूँ लेकिन लिखा हुआ। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वह होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम रही है? तो हमारा आंसर है ए प्रकार की। इधर राइट साइड में इसको आप चेक करते रहिए, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, वर्ष 2018 से 2021 के बीच कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है? आंसर होगा हमारा 4.35%। अगला जो क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2016 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत रहा है? तो आंसर होगा 53.5%। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्च का विवरण दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे यहाँ प्रमोशन कोस्ट है, यानी कि संवर्धन का जो लागत है। पेपर कोस्ट समझ गए, कागज की लागत। प्रिंटिंग कोस्ट, प्रिंटिंग की लागत। बाइंडिंग, जैसे किताब को कराते हैं उसकी लागत। रॉयल्टी, जब कोई किताब किसी को बेचता है, किसी प्रकाशक को, तो बदले में उसे कुछ प्रति महीने पैसा मिलता है, उसको रॉयल्टी कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, यातायात की लागत। तो ये सारे विकल्प दे रखे हैं इसके अंदर। ये इनकी परसेंटेज भी साइड में दे रखी है, जैसे 30%, 5%। अगला है, अब इसमें क्या है, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो है वो आएगा 18 डिग्री सेंट्रल सेक्टर। फिर अगला क्वेश्चन है, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपये है, तो पुस्तक की एक प्रति के उपयोग में किए गए कागज की लागत क्या होगी? उत्तर होगा 40 रुपये। अगला क्वेश्चन है, यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसके परिवहन लागत की राशि 80,500 रुपये है, तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके? तो उत्तर होगा 387.02 रुपीज। पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत का मतलब प्रिंटिंग कॉस्ट से लगभग कितनी प्रतिशत, या प्रिंटिंग कॉस्ट से कितनी प्रतिशत कम है? तो उत्तर होगा 20%। यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 रुपये मुद्रण लागत के रूप में देना होता है, यानी कि प्रिंटिंग कॉस्ट देना पड़ता है, तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी कीमत देनी होगी? तो उत्तर होगा 16,480 रुपये। अगला क्वेश्चन जो है वो एक डायग्राम से संबंधित है। एक कंपनी के द्वारा वर्ष 2001 से 2007 के दौरान किए गए आयात यानी कि इंपोर्ट की रकम से उस कंपनी के निर्यात एक्सपोर्ट की रकम का अनुपात दर्शाता है। मैं भी दिखाता हूं आपको, ये रहा ये डायग्राम। इसके अंदर जो पूर्व के वर्षों में कंपनी के आयात निर्यात मूल्य का अनुपात, यानी कि रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट है। यहां पर मैंने वर्ष लिखे हुए नीचे की तरफ, और बाकी जो आपको यहां पर लाइन दिखाई दे रही है, इसमें इसकी वैल्यूज हैं 0.6, 0.8, 0.3 आदि। अब देखते हैं क्वेश्चन,
किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतंक अनुपातिक थे, मिनिमम प्रोपोर्शनेट थे? तो हमारा उत्तर जो है वो होगा 2003। अगला जो क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2004 में आयात 204 करोड़ रुपए था और वर्ष 2004 एवं 2004 का कुल संयुक्त निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट 500 करोड़ था, तो वर्ष 2005 में आयात कितना था? उत्तर होगा 450 करोड़। अब फिर इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है इसी चार्ट से, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी से निर्यात कितना था? तो यहां पर आंसर जो है वो होगा ये फोर्थ वाला 325 करोड़। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? चार्ट को देखते रहिए, तो आंसर बी है यानी कि 4। अगला है, वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी? इसके लिए डेटा जो है इनसफिशिएंट, अपर्याप्त है। अगला क्वेश्चन है, ये मैथमेटिक्स का है, यहां पर ये वैल्यू दे रखी है और इसका आपको आंसर निकालना है। तो आंसर जो होगा वो होगा 1.517। अगला क्वेश्चन है, किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 1,50,000 है तो उसने पब्लिक प्राइवेट फंड में कितने की बचत की है? तो आंसर जो है 60,000 रुपए। अब जो क्वेश्चन है मैथ्स का है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, यानी कि एवरेज ऑफ 7 नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 20। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो उत्तर होगा इसमें सी 23। अगला क्वेश्चन है, ये पूरा अंडर रूट है और उसके अंदर दे रखा 9 + 4 √5। तो इसको आपको निकालना है, सही आसानी से निकल जाएगा। तो ए आंसर होगा 2 + √5। अगला क्वेश्चन है, धरेश का सही संधि विच्छेद कितना है, क्या होगा? तो उत्तर होगा धरा प्लस इश। से मुश्रुत शब्द अली अली का अली शब्द का सही अर्थ क्या है? तो उत्तर होगा भोरा और सखी। नागर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो उत्तर होगा चतुर। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है? तो ग्रस्त। कोल्लू का बैल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पूरी तरह काम में लगे रहना। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये सरल करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 76 + 84 का होल स्क्वायर और 76 - 84 का होल स्क्वायर। तो उत्तर होगा 4। अब यहां हमारे पास में एक पैराग्राफ दे रखा है। इस पैराग्राफ के अंदर एक स्टोरी दे रखी है कि जॉय नाम का एक लड़का है और उसके पेरेंट्स, खासतौर से उसकी मदर नहीं चाहती थी कि वो लड़कियों वाले स्कूल में जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा स्कूल में जाने से उसका ध्यान भटकेगा। लेकिन कुछ समय के बाद जो को एक उसकी किंडरगार्टन यानी केजी में जब जाता था, उससे उस समय की एक लड़की उसे मार्केट में मिली और उससे उसकी दोस्ती होगी। परिणाम ये रहा कि वो कुछ समय उसके साथ बिताने लगा। इसकी वजह से स्कूल में उसके नंबर कम आने शुरू हो गए और उसे इस चीज़ का एहसास भी हुआ कि इसकी वजह से है, लेकिन उस पर उसने ध्यान नहीं दिया और आखिर में चलकर उसे एहसास हुआ उसकी मदर सही थी। ये है। अगला क्वेश्चन है कि वेयर डज जो मीट कैरमन? कैरमन यानी कि वो लड़की से वो कहां पर मिला था? तो यहां पर है, देखिए लिखा, व्हेन जो मेट कार्मन हु लिव्ड जस्ट 2 blocks अवे फ्रॉम हिम वन डे ही रैन इनटू हर एट द मार्केट। तो यहां मार्केट में मिली, तो आंसर जो है वो होगा मार्केट। अगला क्वेश्चन है, जोज मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज, यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है बिकॉज ही वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्ट मतलब ध्यान भंग होना, बाय द गर्ल्स। तो हमारा आंसर जो है इसमें यही होगा, जो वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द गर्ल्स। फिर अगला है, चूज द करेक्ट सिनोनियम रैंडम। रैंडम का मतलब होता तितर बितर, तो उसका सिम्टम क्या हो गया? एक्सीडेंट, अचानक हो जाना। अगला क्वेश्चन है इसमें,
गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ सेंसिटिवनेस टू द एक्सचेंज ऑफ अ पर्टिकुलर फूड। किसी खाने से जैसे लोगों को एलर्जी हो जाती है तो या वो प्रभावित हो जाते हैं, उसी को तो एलर्जी विकल्प आएगा। फिर अगला जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है, फागुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई की पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फागुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है? तो ये उत्तर होगा ससुर की बहन। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। असंगत का चयन कीजिए। तो इसमें असंगत जो है वो है 4125। 8:20 पर एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कितना एंगल बनेगा इस टाइम पर? तो वो आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो उत्तर होगा 130 डिग्री। अगला क्वेश्चन आ गया, चूज द करेक्ट एंटोनियम। एंटोनियम मतलब विपरीत। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के विपरीत होता है अगली। अब रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं, 4 निष्कर्ष निकाले गए। जो इंग्लिश मीडियम में देख रहे हैं बच्चे वो इधर की तरफ राइट साइड में देखें कि 4 इसके अंदर कंक्लूजन दे रखे हैं। स्टेटमेंट पढ़ने आपको, कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। कथन है, कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। निष्कर्ष या कंक्लूजन है, कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा इसके अंदर वो होगा केवल थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, यहां पर भी दे दिया थर्ड वाला ऑप्शन। आखिरी क्वेश्चन है, यदि स्कीम को TDIFNF के रूप में कुटित किया जाता है तो वंडर को क्या किया जाएगा? अगर स्कीम को TDNF5 लिखा जाता है तो वंडर को हम क्या लिखेंगे? तो ये फोर्थ आंसर होगा XPOEFS। आप लोगों ने वीडियो देखा और सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने GS के अलग से 4 वीडियो, जो 4 एग्जाम हुए हैं, 15 को 2 और 16 को 2, तो उनके GS के अलग से मैंने बनाए हुए हैं, उन्हें आप लोग जरूर देखिए। मैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। धन्यवाद।